जी क्लास सॉल्व कर लिया आप लोगों ने एग्जाम्पल? मेरे पास सिर्फ एक स्टूडेंट ने सॉल्यूशन सेंड किया है, वन। सिर्फ एक स्टूडेंट का सॉल्यूशन आया है। ओके, तो जो ब्रेक पे जाने से पहले हमने सिनेरियो डिस्कस किया था, जो केस स्टडी डिस्कस की थी उससे रिलेटेड। ये हमारे पास यूज केस डायग्राम है। इस यूज केस डायग्राम में हमारे पास क्या है, एक्टर्स हमारे पास कौन कौन होंगे। एक्टर हमारे पास सबसे पहले प्लेयर इटसेल्फ, सिक्योरिटी डाटा प्रोवाइडर जिसका जिक्र था कि वो सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो कौन प्रोवाइड करेगा, सिक्योरिटी डाटा प्रोवाइडर। प्लेयर की डेटाबेस होगी जिसमें प्लेयर की पोर्टफोलियो जाके स्टोर होगी, सेव होगी। एंड देन हमारे पास गेम एडमिनिस्ट्रेटर होगा, हु विल क्रिएट द, जो हमारे पास गेम को मैनेज कर रहा होगा। ठीक है, ये ऊपर वहां पे सिनेरियो वहां पे गिवन था। ठीक है, तो उस सिनेरियो को देखते हुए हमने यूज केस डायग्राम ड्रॉ करनी शुरू की। सबसे पहले हमने एक्टर्स आइडेंटिफाई किए, फिर हमने सिस्टम बाउंड्री क्रिएट किया और सिस्टम बाउंड्री के अंदर यूज केसेस हमने डिजाइन किया और यूज केसेस को हमने कनेक्ट किया। तो जूम आउट करने पे ना ये यूज केसेस क्लियर नहीं हो रहे होंगे, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा जूम किया था। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास प्लेयर है। प्लेयर वंस रजिस्टर्ड, रजिस्टर होने के लिए इंक्लूड है, ही विल एंटर हिज यूजर नेम एंड एंटर हिज पासवर्ड, दैट इज मैंडेटरी। तो जब भी रजिस्टर होगा उसके लिए जरूरी है कि वो अपना यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करे। देन उसके बाद ही कैन प्लेस ऑर्डर विच विल इंक्लूड फिल ऑर्डर टिकट। वहां पे था ना कि कस्टमर, ये आपका प्लेयर है, ही कैन प्लेस ऑर्डर विच विल मैंडेटरी फिल ऑर्डर टिकट। ये अगर हम यहाँ ऊपर जाएं, नेविगेट करें ऊपर, तो ये है हमारे पास, द सिस्टम shall support placement of order by filling out an order ticket by the player। प्लेस कर सकता है ऑर्डर, और वो ऑर्डर कैसे प्लेस होगा, फिलिंग आउट एन ऑर्डर टिकट बाय द प्लेयर, जिसमें वो सबसे पहले क्या फिल करेगा, ऑर्डर टिकट। द ऑर्डर टिकट शुड कंटेन ऑर्डर टाइप, क्वांटिटी एंड प्राइस। और ऑर्डर टिकट के लिए मैंडेटरी है कि उसमें टाइप, क्वांटिटी और प्राइस की भी एंट्री हो। तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको मेंशन कर देंगे कि प्लेयर कैन प्लेस ऑर्डर विच विल इंक्लूड फिल ऑर्डर टिकट, और फिल ऑर्डर टिकट विल इंक्लूड एंटर ऑर्डर टाइप, एंटर क्वांटिटी एंड एंटर प्राइस। ये हमारे पास इंक्लूड रिलेशनशिप हो गया। देन फिर हमारे पास नेक्स्ट सिनेरियो क्या था, नेक्स्ट पॉइंट क्या, नेक्स्ट पॉइंट था हमारे पास, the system should allow the player to search for security. The security data provider shall be responsible to provide the information including last price, bid ask prices and charge to the player। ये सारी इंफॉर्मेशन वो शो कर सकता है। तो ठीक है, तो यहाँ पे इसके लिए हमारे पास क्या यूज केस बनेगा, प्लेयर कैन सर्च फॉर द सिक्योरिटी, और वो कौन आपको प्रोवाइड करेगा, सिक्योरिटी डाटा प्रोवाइडर विल प्रोवाइड द सिक्योरिटी फॉर टू द प्लेयर। देन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन, ये भी एक पॉइंट था कि सिक्योरिटी से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो कौन प्रोवाइड करेगा, आपका सिक्योरिटी डाटा प्रोवाइडर। तो यहाँ पे ये पॉइंट गिवन है, द सिक्योरिटी डाटा प्रोवाइडर will shall responsible to provide the information including last price, bid ask price and charge to the player। आप ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, इसको फर्दर जो है एक्सटेंड में ब्रेक कर दें कि लास्ट प्राइस शो हो रही हो, या तो बिड आस्क या प्राइस शो हो रही हो, या हमारे पास चार्ट टू द प्लेयर शो हो रही हो। तो ये तीनों चीजें आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये प्रोवाइड इंफॉर्मेशन को आप फर्दर एक्सटेंड भी करवा सकते हैं अगर आप चाहें तो। यहाँ पे ये जो गिवन है प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, और ये इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड कर रहा है, दिस इंफॉर्मेशन विल बी प्रोवाइडेड बाय द सिक्योरिटी डाटा प्रोवाइडर। तो इसको आप फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं, चार्ट की फॉर्म में भी हो सकती है वो इंफॉर्मेशन, आप इसको जनरलाइज भी कर सकते हैं कि वो ऑप्शनल है कि वो कौन सी इंफॉर्मेशन यूजर को चाहिए। अगर वो हमारे पास जो है
वो चार्ट फॉर्म में है, वो हमारे पास लास्ट प्राइजेस की फॉर्म में, आप चाहें तो इसको फर्दर जो है वो मीनिंगफुल बना सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या था कि प्लेयर कैन बाय सिक्योरिटी। ठीक है, ऊपर वापस जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट क्या था, जो नेक्स्ट पॉइंट था हमारे पास, नेक्स्ट पॉइंट हमें ये कह रहा है द सिस्टम शुड अलाउ द यूजर अलाउ द प्लेयर टू बाय एंड सेल अ सिक्योरिटी। अब वो सिक्योरिटी एदर बॉन्ड हो सकती है या स्टॉक हो सकती है, मतलब दोनों में से कोई एक हो सकती है, बट होगी सिक्योरिटी। या उसकी एक फॉर्म बॉन्ड की फॉर्म में हो सकती है और दूसरी फॉर्म स्टॉक की फॉर्म में हो सकती है, इसलिए हमने सिक्योरिटी को जनरलाइज सिक्योरिटी को कर दिया, जनरलाइज इज द सिक्योरिटी, और इसका स्पेशलाइज्ड वर्जन है बॉन्ड और स्टॉक। प्राइसेस विल बी प्रोवाइडेड फ्रॉम द सिक्योरिटी डाटा प्रोवाइडर, और उसके स्टॉक या बॉन्ड की प्राइसेस कौन प्रोवाइड करेगा, सिक्योरिटी डाटा प्रोवाइडर। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, प्लेयर कैन बाय सिक्योरिटी, और वो बाय सिक्योरिटी क्या होगी, बाय बॉन्ड और बाय स्टॉक, और ये इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है आपको, सिक्योरिटी डाटा प्रोवाइडर, सिक्योरिटी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन। और प्लेयर उसको बाय कर सकता है, अब वो बाय बॉन्ड की फॉर्म में भी हो सकता है और स्टॉक की फॉर्म में भी हो सकता है। और कस्टम प्लेयर जो है वो सिक्योरिटी को सेल भी कर सकता है, जब वो सेल करेगा तो अगेन उसकी दो टाइप्स हैं कि वो स्टॉक को सेल करे या वो बॉन्ड को सेल करे। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट क्या था, हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट ये था, अच्छा जो जो होते जा रहे हैं मैं उसको कलर कर देती हूँ। ईमेल वाला हो गया है, ऑर्डर एंट्री हो गया है, चार्ट्स और प्राइजेस विल बी, ठीक है, ये हमारे पास सारे कवर हो चुके हैं। इसको हम कर देते हैं हाईलाइट। ठीक है, इसको वैसे। अब फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द प्लेयर शेल बी अलाउड टू विजिट हिज पोर्टफोलियो इन ऑर्डर टू व्यू करंट सिक्योरिटीज हेल्ड as well as available cash to withdraw invest. The system shall maintain a player database of player portfolios and transactions that manages the player portfolios and transactions. ठीक है, तो अब इस वाले पॉइंट का हमारे पास क्या होगा यूज केस, इसका हमने किस तरीके से डिक्लेयर किया, प्लेयर कैन जो है मैनेज पोर्टफोलियो कौन करेगा, प्लेयर की प्लेयर डेटाबेस, प्लेयर डेटाबेस से पोर्टफोलियो मैनेज हो रही है। और प्लेयर क्या कर सकता है, ही कैन विजिट हिज पोर्टफोलियो, अपनी पोर्टफोलियो विजिट कर सकता है, और उस पोर्टफोलियो को मैनेज कौन कर रहा है, प्लेयर की डेटाबेस मैनेज कर रही है कि उसने कौन कौन सी ट्रांजेक्शन परफॉर्म किए हैं, कौन कौन से जो है सिक्योरिटीज परचेज किए हैं, क्या सेल आउट किए, कौन कौन सी ट्रांजेक्शन हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्लेयर से हमने एक और यूज केस ज्वाइन किया विच इज व्यू ट्रांजेक्शंस, and that transaction extend view pending transactions, view fill transactions and view cancel transactions। ये हमारे पास कहाँ मेंशन है, ये यहाँ पे, the system shall show the system shall show pending filled and cancel transactions to the player। तो ये तीनों पॉइंट्स हमारे जो अभी नेक्स्ट यूज केस हम डिस्कस करेंगे उसमें कवर होंगे। ठीक है, प्लेयर कैन व्यू हिज ट्रांजेक्शन, और वो ट्रांजेक्शन कैन बी एक्सटेंड, अब वो ऑप्शन है, ऑप्शनल है कि वो ट्रांजेक्शन में कौन सी ट्रांजेक्शन देखना चाह रहा है, वो अपनी पेंडिंग ट्रांजेक्शन देखना चाह रहा है, वो ट्रांजेक्शन जो कंप्लीट हो चुकी है वो ट्रांजेक्शन देखना चाह रहा है, या वो कैंसिल ट्रांजेक्शन देखना चाह रहा है। तो ये सब क्या है, ये हमारे पास प्लेयर पे डिपेंड करता है, ऑप्शनल है कि वो इन ऑप्शन में से कौन सा वाली ट्रांजेक्शन को व्यू करना चाह रहा है। तो इसीलिए हमने इसको एक्सटेंड रिलेशनशिप के साथ यहाँ पे शो करवा दिया। देन हमारे पास नेक्स्ट सिनेरियो क्या है हमारे क्वेश्चन में, the system should also support creation of investment games beside joining existing game by the player, where an initiating player becomes the game administrator of the created game for managing the game. Managing involves add or remove players from the games as well as accept or decline request to join the game। ठीक है, तो इस वाले सिनेरियो को हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे यूज केस में। ठीक है, a player can join existing game एंड कैन क्रिएट द इन्वेस्टमेंट गेम एज वेल, या तो कोई गेम इन्वेस्ट क्रिएट कर सकता है खुद से इन्वेस्टमेंट का, या वो कोई एग्जिस्टिंग गेम ज्वाइन कर सकता है। ये दोनों यूज केसेस किसके थ्रू परफॉर्म होंगे, प्लेयर्स के थ्रू। और एक गेम एडमिनिस्ट्रेटर होगा जो गेम को मैनेज कर रहा होगा कि जो गेम्स बने हैं उसमें एक्सटेंड क्या होगा कि नए पार्टिसिपेंट्स को ऐड करना है या रिमूव करना है, फर्दर क्या हो सकता है, एक्सेप्ट या डिक्लाइन करना है।
ठीक है, तो गेम को की क्रिएशन प्लेयर करेगा और उसको किसी एग्जिस्टिंग गेम, ये लेट सपोज कोई और गेम क्रिएट हुआ है उसको ज्वाइन भी कर सकता है, वो लेट सपोज अपने गेम क्रिएट भी कर सकता है जिसमें और पार्टिसिपेंट या और फर्दर प्लेयर ज्वाइन करें, या वही प्लेयर किसी और क्रिएटेड गेम में एज अ पार्टिसिपेंट किसी और गेम को भी ज्वाइन कर सकता है। और मैनेज गेम वाला यूज केस कौन परफॉर्म कर रहा होगा? गेम एडमिनिस्ट्रेटर, कि जब एक गेम क्रिएट हो कर दिया किसी भी प्लेयर ने, उस गेम को मैनेज कैसे करना है, लाइक उस गेम में नए यूजर्स को या नए प्लेयर्स को ऐड करना है, या किसी एग्जिस्टिंग प्लेयर को रिमूव करना है, या एक्सेप्ट या डिक्लाइन करनी है रिक्वेस्ट, तो ये कौन कर रहा होगा? ये गेम एडमिनिस्ट्रेटर कर रहा होगा। तो जो हमने यूज केस, ये जो सिनेरियो पढ़ा, इसमें ये वाली चीज भी हमारे पास कवर हो गई। ठीक है, अब ये जो चीजें हैं ये सारी हमारे पास नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, अब बाकी की जो हमारे पास, ये वाली भी हमारे पास कंप्लीट हो गया। ठीक है, हमने इसके सबके यूज केसेस ड्रॉ कर लिए। ठीक है, अब हमारे पास जो नेक्स्ट जो पॉइंट्स गिवन है, दैट ऑल आर नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, दीज आर नॉट द फीचर्स ऑफ द सिस्टम। ये सिस्टम के फीचर्स नहीं है, दीज आर जस्ट नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सिस्टम। लाइक के सिस्टम में जो है वो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड पेज भी होना चाहिए, जिसमें प्लेयर को ये बताया जाए कि सिस्टम को यूज कैसे करना है। दैट इज एन एड ऑन, मतलब इस एग्जिस्टिंग सिस्टम का कोई फीचर नहीं है, इन एग्जिस्टिंग फीचर को सपोर्ट करने के लिए हम ये फंक्शनैलिटी दे रहे हैं। द सिस्टम शुड बी सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड यूज विद मिनिमम नॉलेज ऑफ अ प्लेयर्स लर्निंग कर्व। The layout of the page should be simple. So these all are the non-functional requirement of the system, जो कि हम इसलिए क्रिएट कर रहे हैं कि ये जो फीचर्स हैं, ये जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं, इनको हेल्प आउट करें ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। सो दीज ऑल आर द नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सिस्टम। ठीक है, ये हमारे पास सारी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है, और जो इसका यूज केस डायग्राम है वो मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, ये इसकी यूज केस डायग्राम है। और बाकी सब जो है ये क्या है, ये सारी इसकी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है। द सिस्टम शुड बी सिंपल, the system should be able to run on different platforms, the system should be efficient, the system should be allowing the players to buy a stock within 3 clicks। तो ये सारी इसकी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है, और ये हमारे पास इसकी यूज केस डायग्राम कंप्लीट हो गई। यहाँ तक कोई सवाल या कोई क्यूरी? जी क्लास, यहाँ तक कोई सवाल है अगर आपके माइंड में, तो पूछ लें। क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं? कोई क्यूरी नहीं है? ओके ठीक है, फिर अब हम क्या करें, हम अपना लेक्चर स्टार्ट करें। आज की क्लास में हमने जो फर्स्ट 2 सेशन जो हैं वो हमारे, वो हमने यूज केस डायग्राम की प्रैक्टिस कर ली विद सिनेरियो बेस्ड केस स्टडीज। ठीक है, तो हमने यूज केसेस की बहुत ज्यादा डिटेल में प्रैक्टिकल जो है, मतलब हमने केस स्टडीज की बेसिस पे इम्प्लीमेंटेशन की, जिसमें मैंने आपको प्रैक्टिस टास्क भी दिया कि आप इसको पहले खुद करें और फिर हम उसको कंपेयर करें। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जो हमारी कल है उसमें इसी तरह हम 1 से 2 सेशन एक्टिविटी डायग्राम से रिलेटेड रखेंगे, कि मैं इसी तरह के कुछ सिनेरियो शो करूंगी क्लास में, और उससे रिलेटेड फिर एक्टिविटी डायग्राम आपसे कहूंगी कि आप ड्रॉ करें, और फिर उसके बाद उसका सोल्यूशन आपसे शेयर कर लूंगी, ताकि आपने अपनी प्रैक्टिस की और टास्क से आप खुद कंपेयर कर सकें कि हमने क्या क्रिएट किया है और इसका सोल्यूशन लगभग किसके, क्या सोल्यूशन इसका पॉसिबल हो सकता है। अच्छा जी, क्लास डायग्राम हमारे पास क्या है, स्टैटिक स्ट्रक्चर सिस्टम का बता रही होती है। हमने यूज केस डायग्राम पढ़ी, हमने एक्टिविटी डायग्राम देखी, दोनों हमें सिस्टम का डायनामिक बिहेवियर बता रही होती है, कि अगर यूजर ये ऑप्शन सेलेक्ट करेगा तो क्या होगा, अगर ये ऑप्शन सेलेक्ट करेगा तो क्या होगा। दैट इज द फ्रंट एंड बेस पे सिस्टम का बिहेवियर बताना।
जबकि हमारे पास क्लास डायग्राम क्या क्या कर रही है, स्टैटिक स्ट्रक्चर ऑफ सिस्टम बता रही है। स्टैटिक स्ट्रक्चर मींस बैक एंड पे डेटाबेस में डाटा कहाँ जा जाके सेव हो रहा है, वो हमारे पास क्लास डायग्राम की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। That describes the structure of a system by showing the system classes, their attributes and the relationship between the classes. Static structure means ये कि सिस्टम को चलाने के लिए बैकएंड पे कौन सी क्लासेस जो है वो हमने क्रिएट की हैं और वो क्लासेस के एट्रीब्यूट्स क्या हैं और उनके रिलेशनशिप क्या हैं आपस में एक दूसरे से। The class diagram is the main building block in object oriented मॉडलिंग। जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग कर रहे होते हैं, मींस एनालिसिस और डिजाइन कर रहे होते हैं, उसमें क्लास डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है। अच्छा, वॉइस में कुछ प्रॉब्लम है, आवाज सही से नहीं आ रही। जी, अब कुछ बेहतर हुई है आवाज। ओके, बीच बीच में आवाज कट जाती है। अच्छा जी, क्लास कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस और डिजाइन की बात कर रहे हैं तो उसमें क्लास डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है। एक्चुअली उस क्लास डायग्राम की ही इम्प्लीमेंटेशन हमारा कोड होता है। क्लास डायग्राम को देखकर ही हम कोड जो है वो राइट डाउन कर रहे होते हैं। The classes in a class diagram represent both the main objects on or interaction in the application and the object to be programmed. Class diagrams are normally created before the class is defined. Actual class को code level पे define करने से पहले हम पहले class diagram draw कर रहे होते हैं, ताकि उस class diagram में हम system को जो functions और features हमने बताए उनको देखकर class diagram हम पेपर पे ड्रॉ कर लें, पेपर वर्क पे, और फिर उसके बाद हम एक्चुअल क्लास को कोड पे इम्प्लीमेंट करें। They provide a guide to the programmer in implementing the code necessary to solve the problem at hand. ठीक है, क्लास डायग्राम आपको हेल्प आउट कर रही होती है आपके प्रोग्रामर को गाइड करने में कि उसने किस तरीके से क्लासेस को क्रिएट करना है जब वो कोड कर रहा है। ठीक है, जेनेरिक स्ट्रक्चर ऑफ क्लास क्या है? क्लास को हमने 3 पोर्शंस में डिवाइड कर दिया है, वेयर फर्स्ट पोर्शन रिप्रेजेंट द नेम ऑफ क्लास, सेकंड पोर्शन रिप्रेजेंट द एट्रीब्यूट्स ऑफ द क्लास एंड थर्ड पोर्शन रिप्रेजेंट द ऑपरेशंस और मेथड्स इंक्लूडेड इन द class. A class consists of a unique name, conventionally starting with an uppercase letter. A list of attributes, जिसमें हम data types mention करके और attributes के नाम बता रहे होते हैं। data types में int, double, boolean, string, etc. etc. ठीक है, जिस तरह अगर मैं कह रही हूँ कि अगर मैंने पर्सन की क्लास में बनाने जा रही हूँ तो पर्सन की क्लास में स्ट्रिंग उसका नेम, इंट उसका CNIC, डबल उसकी हाइट। ठीक है, तो ये हमारे पास डिफरेंट, अगर उसमें कोई जो है वो डिसेबिलिटी है तो हम उसको बुलियन कर सकते हैं, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो ये डिफरेंट डेटा टाइप्स एट्रीब्यूट्स बता रहे होंगे। और लिस्ट ऑफ मेथड्स, अ पर्सन कैन वॉक, अ पर्सन कैन ईट। ठीक है, तो ये सारे मेथड्स हो सकते हैं। इस तरह वो सारी चीजें हम क्लास को जब डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो ये स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, लेट्स सपोज अगर हम बुक की क्लास की एग्जांपल लें, तो बुक की क्लास में सबसे फर्स्ट वाला जो पोर्शन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बुक क्लास का टाइटल विच इज बुक। सेकंड हमारे पास क्या है पोर्शन? वो रिप्रेजेंट कर रहा है इसके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स, टाइटल एंड ऑथर, जो दोनों स्ट्रिंग फॉर्म में होंगे। बुक का टाइटल क्या है और उसके ऑथर का नेम क्या है। उसमें और भी बहुत सारी चीजें हम ऐड कर सकते हैं, पब्लिकेशन ईयर, नंबर ऑफ पेजेस इंटीजर। ठीक है, तो इसमें और भी अगर हम डिटेल ऐड करना चाहें, डिपेंड ऑन अवर सिनेरियो और फंक्शंस कि हम किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं।
फिर हमारे पास जो मेथड्स हैं वो मेथड्स या ऑपरेशंस हमारे पास कहाँ होंगे, वो सारे हमारे पास होंगे, वो हमारे पास सारे मेथड लिस्ट डाउन होंगे कि हमें बुक का टाइटल सेट करना है, उसका टाइटल सेट करना है, ऑथर नेम सेट करना है, गेट करना है, या हमने टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। ठीक है। और अगर हम लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम की उसमें अगर बुक का हम करेंगे तो उसमें क्या आएगा, ऐड अ बुक। मुझे लाइब्रेरी में कोई बुक ऐड करनी है, एडिट करनी है, सर्च करनी है, तो ये ऑपरेशंस भी हो सकते हैं। अगेन इट डिपेंड्स ऑन द सिनेरियो कि आप उस क्लास को किस सिनेरियो में यूज कर रहे हो। ओके, नेक्स्ट वन इज विजिबिलिटी ऑफ वेरिएबल्स। विजिबिलिटी ऑफ वेरिएबल्स हमें क्या बता रही है कि जब हम कोई एक्सेस मॉडिफायर लगाते हैं क्लास के साथ, तो उनकी एक्सेसिबिलिटी किस तरीके से उन एक्सेस मॉडिफायर के थ्रू हम सेट कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं कह रही हूँ कि मेरे पास एक एट्रीब्यूट पब्लिक है, तो जब कोई एट्रीब्यूट मिस आपकी पब्लिक, आवाज बिल्कुल स्लो हो गई है, नहीं आ रही। एक मिनट, अब आ रही है? यस मिस। ये बेसिकली मेरे इंटरनेट का नहीं है, मेरे हैंड्स फ्री का प्रॉब्लम है। फिर गई। अब मैं कुछ बोल ही नहीं रही। अब मैं अपना हैंड्स फ्री को थोड़ा सा, जी अब सही आ रही है आवाज? यस मैम। ठीक है, मैंने हैंड्स फ्री रिमूव कर लो दिया। है। अच्छा, विजिबिलिटी ऑफ वेरिएबल्स मुझे क्या बता रही है, हाउ कैन वी एक्सेस द एट्रीब्यूट डिफाइन इन अ क्लास। जब हम क्लास के अंदर किसी एट्रीब्यूट को डिफाइन कर रहे होते हैं तो उसकी एक्सेसिबिलिटी हम क्या सेट कर रहे होते हैं। अगर मैंने किसी एट्रीब्यूट को पब्लिक रखा है, सो वो विद इन सेम क्लास से भी एक्सेस हो सकता है, आउटसाइड द नेम स्पेस किसी और क्लास से भी एक्सेस हो सकता है। मींस जब कोई भी मेथड या कोई भी एट्रीब्यूट पब्लिक है तो वो सेम क्लास से भी एक्सेसिबल हो सकता है। उस क्लास से अगर मैंने कोई क्लास ड्राइव की है तो उस ड्राइव क्लास से भी एक्सेसिबल होगा, और अगर कोई और क्लास के कोई मेंबर उसको एक्सेस करना चाहे तो वो वहां से भी एक्सेसिबल होगा। मींस पब्लिक मींस एक्सेसिबल फॉर एवरीवन। अगर मैं प्राइवेट कर रही हूँ तो वो जिस फील्ड को मैं प्राइवेट कर रही हूँ वो उसी सेम क्लास के अंदर एक्सेसिबल हो सकती है। ना तो उसकी चाइल्ड क्लास उसको एक्सेस कर सकती है और ना ही कोई और क्लास उसको एक्सेस कर सकती है जिस फील्ड को मैंने प्राइवेट रखा है। और अगर मैं प्रोटेक्टेड की बात करूं तो प्रोटेक्टेड अगर मैं किसी एट्रीब्यूट को रख रही हूँ या मेथड को रख रही हूँ, तो उसकी विजिबिलिटी कहाँ होगी, उस सेम क्लास के अंदर जहां मैंने उसको डिफाइन किया है, या उस क्लास के अंदर जो क्लास उसको ड्राइव कर रही है। मींस पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में मैं प्रोटेक्टेड को यूज कर सकती हूँ। where attributes of parent class, protected attributes of parent class can be accessible only in child classes. So अगर कोई चीज पब्लिक है, कोई फील्ड एट्रीब्यूट मेथड, so it can be accessible from the members of the same class, members of derived class and members of any other class. मतलब outside the class अगर हम किसी और क्लास से भी उसको एक्सेस करना चाहें तो हम एक्सेस कर सकते हैं। बट वो वाली नोटेशन तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में मैंडेटरी है कि अगर वो इंस्टेंस फील्ड है तो उसको एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट तो क्रिएट करना पड़ेगा मुझे। विदाउट ऑब्जेक्ट क्रिएशन एक्सेसिबिलिटी नहीं होगी। अगर कोई चीज प्राइवेट है तो वो उसी क्लास के अंदर एक्सेसिबल हो सकती है। आउटसाइड द क्लास अगर आप ऑब्जेक्ट बना के भी उसको एक्सेस करना चाहेंगे तो भी नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको या तो गेटर सेटर मेथड यूज करने पड़ेंगे या आपको प्रॉपर्टीज डिक्लेयर करनी पड़ेंगी। सो प्राइवेट फील्ड कैन ओनली बी एक्सेस बाय द मेंबर ऑफ द सेम क्लास. Members of derived classes cannot access private fields and member of any other class also cannot access private modifier field. Protected can only be used in parent class, and child class can also use the protected attributes or methods. But outside the class it is not accessible. बस जहाँ पे parent और child relationship होगा वहीं पे protected वाली field accessible होगी parent और child में। जी ये accessibility clear है class? Visibility of variables? यस मैम। Okay. रिप्रेजेंटिंग बिहेवियर एंड स्ट्रक्चर। जब हम बिहेवियर और स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं कि उसको हम अपनी क्लास में कैसे शो कर सकते हैं। सो अ क्लास embodies a set of responsibilities that defines the behavior of the objects in the class. The responsibilities are carried out by the operation defined for the class. For example, a course offering class needs to be able to add a student and remove a student. ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं कि हमें कोई भी अगर बिहेवियर परफॉर्म करवाना है उस क्लास से, या हमें बताना है कि वो क्लास क्या काम कर सकती है, या उस क्लास के ऑब्जेक्ट्स का मेन बिहेवियर क्या है या मेन
फंक्शनैलिटी क्या है उस सिस्टम में, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे क्लास में, ऑपरेशन, मेथड या मॉड्यूल। उसको हम ऑपरेशन भी कह सकते हैं, हम फंक्शन भी कह सकते हैं, हम मेथड भी कह सकते हैं, हम मॉड्यूल भी कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास कोर्स ऑफरिंग की हम क्लास की एग्जांपल लें, तो कोर्स ऑफरिंग की क्लास में दो मेन मेथड्स होने चाहिए या मेन ऑपरेशंस होने चाहिए। वो क्या होने चाहिए, ऐड अ स्टूडेंट एंड रिमूव अ स्टूडेंट, सो दैट could be considered as a method for course offering class. These responsibilities are represented by two operations. One that knows how to add a student. अब जो methods हैं, जो हमने methods बनाए हैं, add a student and remove a student. So add a student method को पता होना चाहिए कि student को add कैसे करना है, और जो remove a student वाला method है, that method should define how to remove a student. मतलब वो सारी logics और जो implementation है वो इस method के अंदर define होगी कि किसी भी student को अगर हमने किसी course offering में से remove करना है. The structure of an object is described by the attributes of the class. और attribute of class क्या बता रहे होंगे, उस object का structure. Let's suppose मैं कह रही हूँ कि student ID, student name, वो student उस class में enrolled है या नहीं है, ये क्या बता रही होगी, उस object का structure. For example, a course class has the attributes of name, definition and number of credit hours. अगर हम course की class की बात करें तो उसके attributes हमारे पास क्या होंगे, उसका नाम, उसकी definition and number of credit hour के उस course के कितने credit hours है. Attribute values do not have to be unique. There are many 3 credit hour courses in the university. अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि courses के नाम भी same हो सकते हैं, डेफिनेशन भी सेम हो सकती है और नंबर ऑफ क्रेडिट आवर्स भी सेम हो सकते हैं, बट हम उसको डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं, कोर्स आईडी। जैसे पीएफ की बहुत सारी आईडीज इशू होती हैं, कोर्स नेम सेम है, डेफिनेशन भी सेम रहेगी और क्रेडिट आवर्स भी सेम रहेंगे, बट हाउ कैन वी आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर कोर्स आईडी, थ्रू कोर्स आईडी एट्रीब्यूट। हर कोर्स का नेम भी सेम है, पीएफ की 4 आईडीज हैं, नेम भी सेम होगा, डेफिनेशन भी सेम होगी, क्रेडिट आवर भी सेम होगा, बट हम डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं, हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं थ्रू कोर्स आईडी। लेट्स सपोज जो पहली कोर्स आईडी है वो है पीएफ 105901, नेक्स्ट आईडी है 105902, उससे नेक्स्ट है 105903, दैट शुड बी यूनिक। ऑपरेशन जब हम क्रिएट कर रहे होते हैं, मैसेजेस एंड इंटरेक्शन डायग्राम टिपिकली आर मैप्ड टू ऑपरेशंस ऑफ द रिसीविंग क्लास. However, there are some special cases where the messages does not become an operation. अब वो कह रहे हैं कि messages और operations, कुछ केसेस में तो messages जो है वो operations में ही हम मैप कर रहे होते हैं कि वो जो messages हैं जो एक क्लास से दूसरी क्लास के ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरे को सेंड कर रहे हैं, that is through operation. लेकिन कुछ केसेस, स्पेशल केसेस में ऐसा भी होता है जहां पे मैसेजेस डज नॉट बिकम एन ऑपरेशन, जहां पे मैसेज जो है वो ऑपरेशन में मैप नहीं हो पाता. इफ रिसीविंग क्लास इज द बाउंड्री क्लास, यानी कि एक क्लास से जब दूसरी क्लास को मेथड कॉल हो रहा है और जो रिसीविंग क्लास है जो उस मेथड को कॉल कर रही है वो बाउंड्री क्लास है, यानी कि कोई यूजर इंटरफेस है या कोई फॉर्म है. The message is a statement of the requirements for the GUI. उस कंडीशन में वो मेथड क्या होगा, ऑपरेशन नहीं होगा बल्कि एक स्टेटमेंट होगा फॉर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ इट्स GUI, कि उस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में कौन कौन से लेबल, टेक्स्ट और क्या क्या फील्ड्स आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करनी है. तो उस केस में मैसेज क्या होगा, स्टेटमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट्स, कि उस GUI को जनरेट करने के लिए आपको क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होगी. This type of messages typically are implemented as some type of GUI controls like buttons and are not mapped to operations since the behavior is carried out by the GUI control itself. ठीक है, तो उसमें जब हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे होंगे तो वहां पे जो चीजें बनेंगी तो उसको हम मैसेज कंसीडर करेंगे रादर देन ऑपरेशन. फॉर एग्जाम्पल, द प्रोफेसर एक्टर मस्ट एंटर अ पासवर्ड टू स्टार्ट द एड अ कोर्स ऑफरिंग सिनेरियो. This is represented as a message to the boundary class professor course option. So ये वाला जो क्या है, ये यूज होगा एज अ मैसेज. बाउंड्री प्रोफेसर कोर्स ऑप्शन की क्लास में ये कैसे यूज हो रहा होगा, जो कि उसने एंटर पासवर्ड करना है तभी वो एड अ कोर्स ऑफरिंग क्लास में जा सके. So that would be considered as a message. This will never be an operation of the user interface class. ये user interface class का अपना ऑपरेशन नहीं है. It will most likely be a text field on a window. वो सिंपली एक टेक्स्ट फील्ड होगी कि आपकी जो विंडो पे शो हो रही होगी कि आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करें. If the message is to or from an actor that represent a physical person, the
ओके ला हम ये जो पॉइंट डिस्कस कर रहे थे स्लाइड का लास्ट पॉइंट, इफ द मैसेज इज टू और फ्रॉम एन एक्टर दैट रिप्रेजेंट अ फिजिकल पर्सन, अगर एक मैसेज जो है वो कोई एक्टर सेंड कर रहा है या रिसीव कर रहा है और वो कोई फिजिकल पर्सन है, द मैसेज इज अ स्टेटमेंट ऑफ ह्यूमन प्रोसीजर। सो वो मैसेज, उस मैसेज को हम उस वक्त क्या कहेंगे कि वो मैसेज जो है वो उस ह्यूमन प्रोसीजर का एक स्टेटमेंट है कि वो ह्यूमन क्या या वो एक्टर क्या टास्क परफॉर्म कर रहा है, and is therefore incorporated into a user manual, उसको हम कहाँ मेंशन करेंगे, यूजर मैनुअल में एज a user task, but not to an operation since it does not make sense to create operations for humans. इन द एड अ कोर्स ऑफरिंग सिनेरियो, मतलब हर पॉइंट जो वो कह रहे हैं उस पॉइंट के साथ साथ वो उसकी एग्जांपल भी दे रहे हैं, वो ESU कोर्स रजिस्ट्रेशन सिस्टम से। इन द एड अ कोर्स ऑफरिंग सिनेरियो, the fact that the professor must have some sort of password to activate the system is an important requirement that should be captured in the user manual. ठीक है, सो आपको यूजर मैनुअल में ये चीज जाके बतानी पड़ेगी, ये कोई ऑपरेशन नहीं है, ये सिंपल एक मैसेज है जिसमें आप ह्यूमन प्रोसीजर बता रहे हैं कि इन ऑर्डर टू view the main page or portfolio he should be enter proper username or password. तो ये चीज आप यूजर मैनुअल में मेंशन करेंगे। इफ द मैसेज इज टू और फ्रॉम एन एक्टर दैट रिप्रेजेंट एन एक्सटर्नल सिस्टम, और अगर मैसेज जो है वो एक ऐसे एक्टर पे हो जो कि एक एक्सटर्नल सिस्टम है, a class is to created to hold the protocol that is used to perform the communication with the external system. So इस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम कम्युनिकेशन प्रोवाइड करेंगे थ्रू मैसेज कि ये सिस्टम हमारे दूसरे सिस्टम से कम्युनिकेट कर, जैसे हम डेटाबेस से कनेक्टिविटी कर रहे होते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक कम्युनिकेशन मैसेज बनाएंगे, उस मैसेज के अंदर, मैसेज के अंदर क्या करेंगे, कम्युनिकेशन प्रोवाइड करेंगे, जैसे हम डेटाबेस का पूरा लिंक दे रहे होते हैं, पाथ दे रहे होते हैं। इन दिस केस द मैसेज इज मैप टू एन ऑपरेशन ऑफ द क्लास, इस केस में जो मैसेज है वो क्या होगा, वो कंसीडर होगा कि ये उस क्लास का ऑपरेशन है, कि उस क्लास ने क्या करना है, उसने डेटाबेस से कनेक्टिविटी करनी है और उसके बाद फिर सारे टास्क परफॉर्म करना है। Operation name should not reflect the implementation of the operation since the implementation may change over time. वो कह रहे हैं कि ऑपरेशन का नाम आप कभी भी वो नहीं रखेंगे जो उसकी एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन होगी, क्योंकि आगे जाके आप इम्प्लीमेंटेशन को चेंज भी कर सकते हैं। For example, each course offering object has a maximum of 10 students assigned to it. कोर्स ऑफरिंग की अगर हम क्लास की बात करें तो उसमें हमने क्या सिनेरियो में पढ़ा था कि मैक्सिमम 10 स्टूडेंट्स एक कोर्स में रजिस्टर हो सकते हैं। You may need to ask the course offering object how many students are assigned to it at a point in time. तो आप किसी भी टाइम पे कोर्स ऑफरिंग वाली क्लास के ऑब्जेक्ट से पूछ सकते हैं कि कितने स्टूडेंट जो है वो अब तक इस पॉइंट में उसमें रजिस्टर्ड हो चुके हैं। Today, the number is calculating by looking at the links from the course offering object to student objects. An operation called calculate number of students implies there is a calculation involved. जब हम कह रहे हैं calculate number of students, तो calculate number of student क्या करेगा, हमेशा जो लिंक बना होगा कोर्स ऑफरिंग की क्लास का स्टूडेंट की क्लास के, कौन कौन से स्टूडेंट इस क्लास से लिंक हो चुके हैं, तो उसके लिए ऑपरेशन क्या कॉल होगा, calculate number of students. Although this is the case today, it may not always be true. Next year, the implementation may change to store the value in a file. अब ये चीज आज के लिए मैं कैलकुलेट कर रही हूँ, अब कल जब मैं, आज से 1 साल बाद जब मैं यही चीज कॉल करूंगी उस कोर्स में, तो अब वो कैलकुलेशन रिक्वायर्ड नहीं होगी। अब क्या होगा कि मुझे किसी फाइल में स्टोर करना है कि 2019 में एक कोर्स ऑफर हुआ था, उस कोर्स में इतने स्टूडेंट रजिस्टर्ड हुए थे, तो मुझे हर दफा अगर मैं कैलकुलेट नंबर ऑफ स्टूडेंट का मेथड कॉल करूंगी तो माइंड में यही चीज आएगी कि वो हर दफा कैलकुलेशन कर रहा होगा और मुझे लिंक्स कैलकुलेट करके बता रहा होगा। तो इस सिनेरियो में हमारे पास क्या नाम, बेटर नेम हो सकता है इस ऑपरेशन का, अ बेटर नेम फॉर द ऑपरेशन इज गेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। गेट नंबर ऑफ स्टूडेंट मींस कि हर दफा कैलकुलेशन इन्वॉल्व नहीं होगी, सिंस दिस डज नॉट इम्प्लाई हाउ द ऑपरेशन इज इम्प्लीमेंटेड. Operation may also be created independently of interaction diagrams. Interaction diagrams के बगैर भी आप operations को create कर सकते हैं independent of any interaction diagram. This is also true for operations that are created to help another operation. ये उन operations के लिए भी true है जो किसी और operations को help out करने के लिए create होते हैं. For example, a course might have to determine if a specified professor is certified to teach it before it adds a professor as the teacher. An operation called validate professor could be an operation created to perform this behavior. वो कह रहे हैं कि let's suppose हम कोर्स में टीचर को
असाइन कर रहे हैं कि ये कोर्स इस टीचर को असाइन होना है, लेकिन इस ऑपरेशन से पहले हमें एक और ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा कि वो टीचर जिसने रिक्वेस्ट प्रोफेसर ने सेंड की है वो उस कोर्स को पढ़ाने के लिए बेटर चॉइस है भी या नहीं है, मतलब वो उस कोर्स का स्पेशलिस्ट टीचर है या नहीं। तो उसके लिए वो ऑपरेशन कोर्स असाइन करने से पहले हमें क्या एक और ऑपरेशन यूज करना पड़ेगा, वैलिडेट प्रोफेसर। पहले चेक करो कि उसका टीचिंग एक्सपीरियंस और स्किल सेट ऐसा है कि वो ये कोर्स पढ़ा सकता है। तो उस एक्चुअल ऑपरेशन जो हमें इनरोलमेंट करनी है या असाइनमेंट करनी है कोर्स की, उससे पहले हम क्या करेंगे, उससे पहले हम प्रोफेसर को वैलिडेट करेंगे कि पहले ये चेक करो कि क्या वो वैलिडेट प्रोफेसर है भी या नहीं है उस कोर्स के लिए। तो ये कुछ गाइडलाइंस हैं कि जब आप ऑपरेशंस क्रिएट कर रहे हो तो उन ऑपरेशंस को आप कैसे शो करवा सकते हैं। ठीक है, लेट सपोज यहाँ पे एक एग्जांपल है विद यूज केस रियलाइजेशन एज वेल। सीक्वेंस डायग्राम की एक एग्जाम्पल है। सीक्वेंस डायग्राम जब हम आगे जाके पढ़ेंगे तो आपको ये डायग्राम फिर और ज्यादा क्लियर समझ आएगी। सीक्वेंस डायग्राम बेसिकली ये बता रही होती है कि एक क्लास दूसरी क्लास से कैसे कम्युनिकेट कर रही है थ्रू मेथड्स और ऑपरेशंस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले जो एक्टर है वो कौन है, प्रोफेसर, जो कि एक ह्यूमन एक्टर है, जो कि अपना पासवर्ड एंटर करेगा। एंटर कहाँ पासवर्ड एंटर करेगा, प्रोफेसर कोर्स ऑप्शन की बाउंड्री क्लास, यानी कि यूजर इंटरफेस होगा प्रोफेसर के पास जहां से उसका यूजर नेम और पासवर्ड पूछ रहा होगा, और किस प्लेटफॉर्म पे पूछ रहा होगा, प्रोफेसर कोर्स ऑपरेशन की बाउंड्री क्लास। ये नोटेशन आपको याद होनी चाहिए कि बाउंड्री क्लास की नोटेशन क्या है। ये नोटेशन बाउंड्री क्लास की है, लॉलीपॉप नोटेशन जिसे हम कह रहे हैं। और ये जो हमारे पास सर्कल के ऊपर जो एक एरो है ये कंट्रोल क्लास की रिप्रेजेंटेशन है, एंड सर्कल ओवर द लाइन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंटिटी क्लास। ठीक है, तो ये हमारे पास एक एक्टर है प्रोफेसर, जो कि किससे कम्युनिकेट करेंगे, एक यूजर इंटरफेस होगा कोर्स ऑप्शन का जिसमें वो अपना पासवर्ड एंटर करेंगे। जैसे ही पासवर्ड एंटर करेंगे उनका पासवर्ड वेरीफाई होगा। जब पासवर्ड वेरीफाई हो गया, नेक्स्ट स्टेप वुड बी एंटर सेमेस्टर। यही हमारी फीचर्स है ना कि सबसे पहले पासवर्ड लॉग इन करेंगे, अगर वेरीफाई हो गया तो वो सेमेस्टर एंटर करेंगे कि किस सेमेस्टर के लिए वो कोर्स सिलेक्ट कर रहे हैं। सेमेस्टर एंटर कर दिया, एड एन ऑफरिंग, अब वो कोर्स सिलेक्ट करेंगे कि मुझे कौन सा कोर्स, जो कोर्स ऑफर हुए हैं जो स्केड्यूल में, वो उनमें से कोई एक कोर्स सिलेक्ट करेंगे और वो कोर्स डिस्प्ले हो जाएगा। अगर तो वो कोर्स डिस्प्ले हो गया, यानी कि वो ऑफर हुआ है, वो कोर्स जो उन्होंने एंटर किया है, तो डिस्प्ले का एक मेथड कॉल होगा प्रोफेसर कोर्स ऑप्शन की क्लास से एड अ कोर्स ऑफरिंग वाली क्लास की तरफ से कि वो कोर्स को डिस्प्ले करो। सो हमारे पास लेट सपोज उन्होंने मैथ का कोर्स सिलेक्ट किया है तो सिलेक्ट मैथ 101 डिस्प्ले हो जाएगा। एड अ कोर्स ऑफरिंग वाली क्लास डिफरेंट कर देगी, शो कर देगी कि ये मैथ 101 का कोर्स है। देन यहाँ से एक और मेथड पास, अब हम ऑपरेशन कॉल कर रहे हैं। वो ऑपरेशन क्या है, गेट ऑफरिंग्स कोर्स। अब वो प्रोफेसर क्या कर रहे हैं, सिलेक्ट मैथ 101 उन्होंने सिलेक्ट कर लिया और शो हो गया कि हाँ ये कोर्स इस सेमेस्टर में ऑफर हो रहा है। तो अब वो क्या करेंगे, गेट ऑफरिंग्स। गेट ऑफरिंग्स इस कोर्स की कितने, ये कोर्स कितनी आईडीज बनी है और कब कब कौन सी ड्यूरेशन में कॉल हो रही है। तो ये कौन सी जाएगी, कंट्रोल क्लास जो है प्रोफेसर कोर्स मैनेजर की क्लास, इसको कंट्रोल कर रही होगी, डेटाबेस से डेटा ला कर देगी। देन गेट ऑफरिंग की क्लास, ये सेम मेथड ऑपरेशन कॉल होगा कोर्स वाली क्लास पे। कोर्स की एंटिटी क्लास में कोर्स से इंफॉर्मेशन आएगी और कोर्स ऑफरिंग वाली क्लास से वो कौन सी क्लास लेकर आएगी, कोर्स वाली क्लास। गेट ऑफरिंग का मेथड ऑपरेशन कॉल करेगी कोर्स ऑफरिंग वाली क्लास। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, सिलेक्ट ऑफरिंग, वो ऑफर सिलेक्ट करेंगे, डिस्प्ले हो जाएगी उन्हें ऑफर, सेट प्रोफेसर। फिर हमारे पास एक ऑपरेशन कॉल होगा कि इस प्रोफेसर को सेट करवा दो इस कोर्स के लिए, जिसमें से इनपुट क्या जाएगा, प्रोफेसर का नेम, कौन सा कोर्स है और कोर्स ऑफरिंग। ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास कोर्स ऑफरिंग की क्लास के पास जाएगी, जहां पे जाके हमारे पास ये प्रोफेसर उस कोर्स में एलोकेट हो जाएगा। उस कोर्स ऑफरिंग में वो प्रोफेसर सिलेक्ट हो जाएगा कि इस